Hello guys, I'm Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री से 100 प्रश्न पढ़ेंगे जो 10वीं क्लास के केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर अम्ल भस्म और लवण से लिया गया है. यदि आप इन 100 प्रश्नों को अच्छा से याद कर जाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वे तीसरे चैप्टर अम्ल भस्म लवण की एक एक बिंदु को देख करके तब यहाँ दिया गया है. आपको इसे पढ़ने के बाद किसी और स्रोत की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अम्ल भस्म लवण का मास्टर बन जाएंगे. और तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इसके एक एक बिंदु को लिख लें, क्योंकि यह आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. तो चलिए हम लोग समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहला प्रश्न है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है. बताना है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है. पहला विकल्प है पाचन तंत्र में महत्व है इसका. दूसरा विकल्प पशु या पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा करता है. तीसरा है पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं. और चौथा कहता है उपयुक्त में से सभी. तो याद कर लें कि पीएच का जो मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन. पावर ऑफ हाइड्रोजन. तो जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है यह क्या करता है, पाचन तंत्र में भी सहायक है, पशु और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा भी करता है, पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील भी होते हैं. और तो आपका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी. तो अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है. मनुष्य का शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है. विकल्प है 5.0 से 5.8. दूसरा विकल्प है 6.0 से 6.8. तीसरा है 7.0 से 7.8. और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं. यानी बताना है मनुष्य का शरीर कितने पीएच परास के बीच काम करता है. मनुष्य के शरीर के पीएच मान कितना होता है. तो याद कर लेना है कि मनुष्य के शरीर का जो पीएच मान होता है 7.0 से 7.8 के बीच ही काम करता है. यानी आपका आंसर होगा सी. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धोने के सोडा का उपयोग है. यानी धोने वाले सोडा का क्या उपयोग है बताना है. धोने वाला सोडा का क्या उपयोग है. विकल्प है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, घरों में साफ सफाई के लिए, बोरेक्स के उत्पादन में, या उपयुक्त में से सभी. तो ये तो क्लियर है कि धोने वाला जो सोडा है उससे हम साफ सफाई करते ही हैं. आज साफ सफाई तभी वो करेगा जब वो जल की कठोरता को दूर करेगा, और बोरेक्स बनाता ही बनाता है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी. धोने वाला सोडा यानी सोडियम Na2CO3 जो है ये क्या करता है, सारा काम करता है. सफाई का भी काम करता है, प्लस बोरेक्स का भी उत्पादन करता है, और जल की कठोरता को भी दूर करता है. अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है. धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है. तो दिया है NH4NO3. तो क्या हो गया, जो पहला है धोने वाला सोडा का सूत्र बताना है. ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया, ये धोने वाला सोडा होगा नहीं. यह CSO4 इंटू हाफ H2 है, कैल्शियम सल्फेट है, ये भी धोने सोडा नहीं होगा. और यहाँ चौथा देखते हैं, इसमें 2H2 जोड़ दिया, ये भी धोने सोडा नहीं है. और है तो कौन है, Na2CO3 इंटू 10H2. याद कर लें धोने वाला सोडा यही होता है, Na2CO3 इंटू 10H2 धोने वाला सोडा का सूत्र हो गया. अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का उपयोग है. विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है. विकल्प है रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में. अगला है रोगाणुनाशक के रूप में, वस्त्र उद्योग में कपड़ा के विरंजन में, या उपयुक्त में से सभी. तो विरंजक चूर्ण CaOCl इंटू Cl होता है इसका सूत्र. तो जो विरंजक चूर्ण है ये क्या करता है, कीटाणुनाशक का भी काम करता है, कपड़ा का विरंजन भी करता है, और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है. तो आपका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी. यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया CaOCl इंटू Cl. याद कर लेना है, या बहुत जगह लिखता है CaOCl2, वहीं दोनों Cl को क्या किया, ऐड कर दिया है. तो उपयुक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, जब वर्षा के जल की पीएच मान कितने से कम हो जाता है तो वह अम्ल वर्षा
कहलाता है। यानी वर्षा जल के पीएच का मान कितना से कम हो जाएगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। तो यह हमेशा नहीं होता है, अम्लीय वर्षा हमेशा नहीं होता है। जिस इलाके में प्रदूषण ज़्यादा होता है वहीं पे अम्लीय वर्षा होता है, और अम्लीय वर्षा तभी होगा जब उसके पीएच का मान, याद कर लें, 5.6 से कम होगा। अम्ल का मतलब क्या? जिसका पीएच 7 से कम होता है, याद कर लेना, जिसका पीएच 7 से कम होगा वो अम्ल है, और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा हो क्या है? क्षार है। तो अम्लीय वर्षा तभी होगा जब उसका पीएच मान 5.6 से कम होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार के बीच का रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया से, यानी अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उस क्रिया से क्या बनता है? तो याद कर लें कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है, यहाँ विकल्प पहले सुन लें, जल बनता है, लवण बनता है, जल और लवण दोनों बनता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अम्ल और क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो हमेशा लवण तथा जल बनता है। इस क्रिया को ही उदासीनीकरण कहा जाता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण तथा जल दोनों बनता है। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। आप देखें भी होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या किया जाता है? प्लास्टर का काम किया जाता है। जैसे हड्डी उड्डी किसी का टूट गया तो उसमें प्लास्टर करने का काम किया जाता है। इसका सूत्र होता है CSO4 × ½ H2O। तो इसका कहता है क्या होता है इसका उपयोग? खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, या उपयुक्त में से सभी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का छोटा छोटा जो मूर्ति होता है बनाया जाता है, खिलौना भी बनता है, सजावट का सामान भी बनता है, और सतह को चिकना भी किया जाता है, यानी उपयुक्त में से सभी। फिर से हम बता दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। अगर हाफ नहीं रखेंगे तो होल 2 करके खाली H2 कर देंगे। आधा, इसकी अपेक्षा क्या होना चाहिए? आधा H2 होना चाहिए। जैसे CaSO4 क्या है? CaSO4 एगो है तो H2 क्या है? हाफ है। अगर CaSO4 होल 2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। इससे प्लास्टर का काम किया जाता है, यह चूना के समान होता है। अगला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी विकल्प दिया NH4 NO3 CH4 ½ H2O N2SO4 CH4 × 2H2O। तो देखिए यहाँ पहला जो विकल्प दिया है NH4 NO3 यह अमोनियम नाइट्रेट है, ये जिप्सम नहीं है। दूसरा विकल्प दिया है CSO4 × ½ H2O। अभी बताया ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ठीक है। तीसरा जो दिया है यहाँ, पहला जो दिया है क्या? अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दिया, और यह हो गया Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये क्या है? सोडियम सल्फेट है। तो बचा कौन? डी। यही क्या है? जिप्सम सूत्र है CSO4 × 2H2O। यह है आपका जिप्सम। तो यह याद कर लेना है, जिप्सम से ही क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस हीट करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अभी हम क्वेश्चन पहले आपको बताए थे। तो यहाँ विकल्प दिया NH4 NO3 CSO4 × ½ H2O Na2SO4 CH4 × 2H2O। तो यहाँ NH4 NO3 क्या है? अमोनियम नाइट्रेट है, और दूसरा जो विकल्प है यही क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है CSO4 × ½ H2O। इसको याद कर लेना है सूत्र को। अगला है, सल्फेट परिवार के लवण हैं, यानी सल्फेट जिसमें SO4 होता है उसको सल्फेट परिवार का लवण कहा जाता है। तो इसमें बताना है सल्फेट परिवार का लवण है। विकल्प है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या उपयुक्त में से सभी। तो सब में सल्फेट है, अतः सब का सब क्या है? सल्फेट परिवार के लवण है, यानी उपयुक्त में सभी। जिसमें SO4 है, सल्फेट है, वो क्या है? सल्फेट परिवार के लवण है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रेट परिवार के लवण है। और नाइट्रेट का मतलब क्या है? NO3। जिसमें NO3 होगा वो नाइट्रेट परिवार का लवण होगा, यानी NO3 को नाइट्रेट कहा जाता है। विकल्प दिया है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, या सभी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आंसर? सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी NO3, यहाँ पर भी सब में क्या NO3 दिया। जिसमें NO3 होता है उसको नाइट्रेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोराइड परिवार के लवण है। क्लोराइड परिवार के लवण है। फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, क्लोराइड का मतलब क्या? जिसमें क्लोरीन होगा उसे कहा जाएगा क्लोराइड परिवार का
लवण Cl जिसमें होगा। तो पहला दिया सोडियम क्लोराइड, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा अमोनियम क्लोराइड और चौथा दिया उपयुक्त में से सब है। तो यहाँ क्या होगा, सब में Cl है और तो सब के सब क्या है, क्लोराइड परिवार के लवण है। सोडियम क्लोराइड भी है, पोटेशियम क्लोराइड भी है, अमोनियम क्लोराइड भी है। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल से बने लवण के पीएच की विलयन की पीएच का मान कितना होता है। यानी प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से जो विलयन बनेगा उसका पीएच मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ समझने वाली बात है, प्रबल क्षार दिया और दुर्बल अम्ल, थोड़ा देखें, प्रबल क्षार दिया और प्लस दिया है दुर्बल अम्ल। तो देख लें, प्रबल क्षार की ताकत ज़्यादा है और अम्ल की ताकत क्या है, कम है। आज जब दोनों को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। और जब विलयन क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान निश्चित क्या होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि 7 से कम वाले को अम्ल कहा जाता है। यहाँ क्षार की ताकत ज़्यादा है और तो जो विलयन बनेगा क्षारीय हो जाएगा और तो पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब यहाँ अम्ल क्या हो गया, प्रबल हो गया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान होता है। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण के पीएच विलयन के पीएच मान होता है। तो यहाँ प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाएंगे और जब विलयन बनाएंगे तो जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो पीएच मान क्या होगा, निश्चित 7 से कम हो जाएगा। और ये बताए थे कि जिसकी ताकत ज़्यादा है वही होगी प्रबल अम्ल, शक्तिशाली अम्ल। जब मिलाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के विलयन की पीएच का मान कितना होता है। यानी अम्ल भी शक्तिशाली है और क्षार भी शक्तिशाली है। विकल्प दिया 7, 7 से कम, 7 से अधिक या 0। दोनों क्या है, प्रबल है। जब अम्ल भी शक्तिशाली है और क्षार भी शक्तिशाली है, जब दोनों की ताकत क्या है, सेम है, तो ना तो वो अम्ल बनेगा और ना ही वो क्षार बनेगा और बीच में रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। जब विलयन उदासीन होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, मेटल का डंक से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। डंक, जैसे चींटी के डंक हो गया, चींटी के समान ही एक मेटल क्या है, जीव है, वो भी डंक मारता है, तो उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है। विकल्प है मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। यानी मेटल के डंक से कौन सा अम्ल आपको मिलता है, मेथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो याद रहे, मेटल के जो डंक है उसमें मेथेनोइक अम्ल ही मिलता है। यानी विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया। तो नेटल और जो है चींटी के समान ही एक छोटा सा कीड़ा है, ठीक है। तो यह ऐसा विकल्प दिया है मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। यानी चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक, सिट्रिक, टार्ट्रिक या एसिटिक। तो याद रहे, चींटी में भी क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल भी पाया जाता है। अगला, इमली में कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। इमली से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। विकल्प है एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। तो यहाँ एसिटिक अम्ल जो है, यह जो एसिटिक अम्ल यह सिरका में मिलता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जो है, यहाँ याद करें, एसिटिक अम्ल मैंने क्या बताया, सिरका हो गया, लैक्टिक अम्ल दूध दही में हो गया और सिट्रिक अम्ल नींबू के रस में हो गया। लेकिन टार्ट्रिक अम्ल ही है जो इमली में मिलता है। इमली में मिलने वाला कौन है, टार्ट्रिक अम्ल। यानी विकल्प आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अभी बताए थे, नींबू या संतरा के रस में जो होता है वह सिट्रिक अम्ल होता है। विकल्प दिया एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। यानी संतरा के रस में क्या हो जाएगा आपका, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका, विकल्प एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। तो सिरका में आपको पहले ही बता दिया है कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यानी विकल्प नंबर ए। सिरका पर थोड़ा चर्चा कर दें। सिरका क्या होता है, यह नींबू के रस से ही बनाया जाता है सिरका, और बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है,
अगर किसी व्यक्ति को 1 चम्मच सिरका पिला दें सुबह, तो दिन भर उसका दांत क्या होगा खटापन से एकदम कटकटाते रहेगा, यानी बहुत ही ज़्यादा खटा होता है सिरका। अगला क्वेश्चन, पीएच में पी पुषांश का सूचक होता है, जिसका अर्थ होता है, यानी पीएच में पी का मतलब क्या है? शक्ति, कमजोरी, निडरता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पीएच में पी का मान मतलब बताना है। देखिए पीएच जो होता है, पीएच, पी का मतलब पावर होता है, पी का मतलब पावर, आईएच का मतलब हाइड्रोजन है, एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन, यानी पीएच का फुल फॉर्म हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। तो यहाँ पी का मतलब क्या हुआ? शक्ति, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, मुंह में पीएच का मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है? यानी मुंह में पीएच का मान कितना से कम होगा तो दांत क्या होगा? खराब होने लगेगा। विकल्प दिया है 4.5 से कम, 5.5 से कम, 6.5 से कम या 7.5 से कम। यानी मुंह में पीएच का मान कितना से कम होगा तो दांत खराब होगा। तो इसे रटने वाले बात है कि जब मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम होता है ना, तो दांत सड़ना शुरू हो जाता है, यानी 5.5, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बन जाने पर पीएच का मान होगा। जब दूध से दही बन जाएगा तो पीएच का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा। तो जैसे दूध से दही बनता है तो थोड़ा अम्लीय हो जाता है। दूध से जब दही बनता है तो वो थोड़ा अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय होगा तो पीएच का मान क्या हो जाएगा? निश्चित घट जाएगा। जब दूध से दही बनेगा तो पीएच मान क्या होगा? घटेगा, यानी बी नंबर, विकल्प आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विकल्प दिया एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। हम लोग पहले ही चर्चा कर दिए हैं कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, फिर से आप याद कर लीजिए। एसिटिक अम्ल हमने बताया सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में, यहाँ एसिटिक अम्ल सिरका में, सल्फ्यूरिक अम्ल तो ये बैटरी अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल संतरा या नींबू के रस में, ठीक है। यहाँ बताना है दही में, दही में क्या होता है? LAB एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है दही में, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ताज़ा दूध का पीएच मान कितना होता है? विकल्प है 4, 5, 6 या 7। तो जब दूध ताज़ा होता है ना तो क्षारीय होता है, याद कर ले, जब दूध ताज़ा होता है तो कुछ क्षारीय होता है, क्षारीय होगा तो पीएच मान निश्चित 7 से क्या होगा? नो गॉड, जब दूध ताज़ा होता है तो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, और तो अम्लीय होगा तो उसके पीएच मान 7 से क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी 6 होता है। ताज़ा दूध का पीएच मान 6 होता है। अगला क्वेश्चन, धोवन सोडा का जलीय विलयन कौन सा होता है? धोवन सोडा का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। धोने वाला सोडा का विलयन कैसा होता है? तो अगर धोने सोडा का विलयन अम्लीय हो जाए तो क्या करेगा? वो कपड़े को खराब कर देगा, नष्ट कर देगा, जला देगा, और तो अम्लीय तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा? क्षारीय। क्षारीय होगा तभी क्या करेगा? जल की कठोरता को दूर करेगा और जल्दी क्या होगा? कपड़ा साफ हो जाएगा, यानी आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा आंसर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहले हम आपको बताए थे, लेकिन देख लीजिए। पहला दिया NaHCO3, Na2CO3, CaOCl2, CaSO4 2H2। तो देखिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, पहला क्या दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा सोडियम कार्बोनेट, और तीसरा दिया CaOCl2Cl2। यही क्या है? विरंजक चूर्ण का सूत्र है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संश्लेषित अम्ल क्षारक सूचक है, यानी में से कौन है जो संश्लेषित है, जिसको बनाया गया है और वह सूचक है, ठीक है। सूचक तो क्या है? अगर प्राकृतिक सूचक पूछे तो हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है, लाल गोभी का पत्ता भी प्राकृतिक सूचक है, लेकिन इसमें बताना है कौन सा सूचक है जिसे संश्लेषित किया गया, जिसे बनाया गया है। विकल्प दिया है मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलिन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगशाला में मेथिल ऑरेंज भी बनाया गया है और फिनोल्फथैलिन भी बनाया गया है, और तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से दोनों। अगला क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2
का पीएच कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है MgOH है, यह क्षार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसमें OH2 होगा, OH होगा, याद कर ले, वो क्षार है। और जब क्षार होगा तो उसका मान उस पीएच मान क्या होगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इसका परफेक्ट पीएच जो होता है वो 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच जो होता है वो 10 होता है। MgOH जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका पीएच मान क्या होता है, 10 होता है। एंड विकल्प नंबर सी होगा आंसर। अगला, कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है, विकल्प है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, उपयुक्त में से सभी। कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है क्या है, चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है या उपयुक्त में से सभी है। तो याद कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है, वो चूना पत्थर भी है, संगमरमर भी है, खड़िया भी है, यानी उपयुक्त में से सभी होगा आंसर, ठीक है, सभी होगा। अगला, जिप्सम का रासायनिक नाम है, CaSO4 का रासायनिक नाम क्या है, विकल्प है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड या नीला थोथा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा देख लेना है कि CaSO4 है जिसमें H2O होता है, ठीक है, H2O जरा जोड़ दिया, वो हाइड्रेटेड हो गया, उसमें जल की मात्रा हो गई, तो हाइड्रेटेड उसका नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइट्रेट। इसको हाइड्रेटेड पढ़ें, ये थोड़ा सा गलती लिखा है, हाइड्रेटेड होगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, यानी विकल्प नंबर सी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, Na2CO3 के क्रिस्टल में कितने जल के अणु जुड़े होते हैं, Na2CO3 के क्रिस्टल में कितने जल के अणु जुड़े होते हैं। तो देखिए Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, तो इसमें कितना H2O होता है, और ये बताया H2O होगा तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो कितना H2O होता है, 8, 10, 6 या 9। तो Na2CO3 आप देखे होंगे, इसका जब भी सूत्र हम लोग लिखते हैं CO3 तो हमेशा 10H2O ही लिखा जाता है, यही शुद्ध है इसका सूत्र है, तो 10H2O इसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, CaSO4 का विशिष्ट नाम है, CaSO4 का विशिष्ट नाम है, विकल्प दिया बेकिंग सोडा, अमोनियम क्लोराइड, नीला थोथा या उपयुक्त में से सभी। तो CaSO4 का विशिष्ट नाम बताना है, बेकिंग सोडा, अमोनियम क्लोराइड, नीला थोथा या इनमें से कोई नहीं। तो बेकिंग सोडा होगा नहीं, अमोनियम क्लोराइड होगा नहीं, क्योंकि NH4 अमोनियम क्लोराइड में क्या हो, NH4 होना चाहिए, तब ना अमोनियम होगा। नीला थोथा और बचा कौन, नीला थोथा, तो आपका आंसर क्या होगा, नीला थोथा। कॉपर सल्फेट नीला थोथा को कहा जाता है, CaSO4 ये जो है ना, यह क्या है, नीला थोथा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा विकल्प दिया Na2SO4, NaHCO3, Na2CO3 और NaNO3। तो पहला दिया है Na2SO4, आपको बताना है बेकिंग सोडा। थोड़ा सा हम लोग सबका नाम जान लें, इसमें कौन क्या है। देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया, या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। तो ये इससे क्या होता है, धोने वाला सोडा बनाया जाता है, ठीक है। और यही जो है जो बेकिंग सोडा है जिससे खावा सोडा बनाया जाता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से खावा सोडा बनता है, बेकिंग सोडा है। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी। सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होगी। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें, विकल्प देख लीजिए H2, Cl2, O2 या N2। यानी सोडियम NaCl के जलीय विलयन में जब हम करंट डालेंगे तो एनोड पर क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, Cl2 मिलेगा, O2 मिलेगा, N2 मिलेगा। तो यहाँ देखना है कि एनोड का मतलब प्लस, एनोड का मतलब क्या हुआ, प्लस। यहाँ एनोड पर पूछ रहा है, एनोड का मतलब हो गया प्लस, तो जो माइनस वाला होगा वही ना इसके पास सटेगा। तो NaCl में देख लीजिए कि Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो एनोड पर कौन मिलेगा, Cl मिलेगा, यानी प्लस में जाकर माइनस चिपकता है, अतः एनोड पर Cl मिलेगा। एनोड पर कौन मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। यही कैथोड पर कहता तो क्या मिल जाता, हाइड्रोजन मिलता था, सोडियम को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, फिर से आ गया सोडियम कार्बोनेट का सूत्र कौन है, Na2SO4, NaCl,
Na2CO3 या NaNO3। तो देखिए यहाँ सोडियम कार्बोनेट फिर आ गया, तो Na2CO3 सिंपल है, इसमें बार बार चर्चा करने की जरूरत नहीं है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 आपका सोडियम कार्बोनेट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक सोडियम वर्ग का लवण है। सोडियम वर्ग का लवण कौन है? बिकॉज ये सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, उपयुक्त सभी। तो सब का सब तो क्या है, सोडियम से ही बना है, और तो सभी हो जाएगा, सोडियम वर्ग का लवण उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या उपयुक्त में से सभी। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है आपको रटना है, और टमाटर में क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल होगा, आपका विकल्प नंबर बी होगा, ऑक्सैलिक अम्ल याद कर लेंगे, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार यानी जिसमें OH होगा वो क्षार होगा, लेकिन शक्तिशाली क्षार। NaOH, KOH उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें कि प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या है। तो जिस क्षार को जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाता है, क्षार को जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाता है, उसे प्रबल क्षार कहा जाता है। अब पूर्णतः आयनित होने का मतलब OH पूर्णतः वहाँ से अलग हो जाए। तो NaOH को जब जल में घोलिएगा तो इसका क्या होगा, Na और OH बिल्कुल अलग हो जाता है, K और OH इसमें भी अलग हो जाता है। तो दोनों का दोनों क्या है, प्रबल शक्तिशाली क्षार है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है तो यदि HCl, H2SO4 उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए फिर वही बात आ गया कि जिस अम्ल को जल में घोलेंगे और वह पूर्णतः आयनित हो जाएगा, उसे कहा जाएगा प्रबल अम्ल। तो यहाँ HCl भी क्या है, प्रबल अम्ल है, और H2SO4 भी प्रबल अम्ल है। आपका आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। अगला क्वेश्चन है, जठर रस का pH मान कितना होता है? ये भी रटना है आपको, जठर रस का pH मान कितना होता है? विकल्प दिया 1.2, 4 से 4.4, 5 से 5.4, 6 से 6.4। तो जठर रस का pH मान रटना है 1.2 होता है, इसको याद कर लेना आपको। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से अम्ल है, निम्न में कौन अम्ल है? तो NaOH, जिसमें OH होगा वो तो क्या होगा, भस्म। यहाँ थोड़ा देख लेंगे, क्वेश्चन गलत है। निम्न में कौन क्षार है, इसमें कौन क्षार है क्वेश्चन होगा, निम्न में कौन क्षार है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, निम्न में कौन क्षार है? तो देखिए जिसमें OH होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। तो इसमें OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, तीनों में OH है, अर्थात सब का सब क्या होगा, क्षार होगा। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अम्ल है, जिसमें OH नहीं है, अम्ल है, जो क्या होता है, अभिक्रिया के बाद H प्रदान करता है, उसे भी अम्ल कहा जाता है। तो यह HCl भी अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, और CH3COOH भी अम्ल है। इन तीनों का तीनों अम्ल है, तो इसमें भी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं के ऑक्साइड की प्राकृतिक सामान्यता कैसे होती है? एंड धातुओं का जो ऑक्साइड होता है वो कैसे होता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या इनमें से कोई नहीं। तो दो चीज़ आप याद कर ले, जो धातुओं का ऑक्साइड होता है, धातु याद कर लें, धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। अगर अम्ल का ऑक्साइड कहेगा तो और धातु का कहेगा तो अम्लीय हो जाएगा। फिर से, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो क्या होगा आपका आंसर, क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय। अगला क्वेश्चन, टमाटर का रस होता है, टमाटर का रस होता है, विकल्प दिया है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। क्या होता है, टमाटर का रस क्या होता है, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। तो थोड़ा सा याद कर लें कि टमाटर के रस का जो pH होता है ना, 4.0 से 4.4 के बीच में होता है, और जिसका pH मान 7 से कम है वो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो टमाटर के रस का रस होता है क्या, अम्लीय होता है। टमाटर का रस क्या होगा, अम्लीय, यानी विकल्प नंबर कौन होगा, बी। अब क्या होता है इसका pH मान 4.0 से 4.4 के बीच होता है, अतः यह अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मूत्र के pH का मान कितना होता है? मनुष्य के मूत्र के pH का मान कितना होता है? तो यहाँ विकल्प दिया है 3.0 से 3.4, अगला विकल्प दिया है 4.0 से 4.4, फिर अगला विकल्प 5.0 से 5.4, और चौथा विकल्प है 5.5 से 7.5। बताना है मनुष्य के मूत्र के pH का मान
कितना होता है। तो यहाँ मनुष्य के मूत्र के पीएच का जो मान है 5.5 से 7.5 के बीच में होता है। इसको रट जाना है आपको। अगला क्वेश्चन है टमाटर के रस का पीएच मान, अभी बता दिया है आपको। विकल्प दिया 3.0 से 3.4, 4.0 से 4.4, 5.0 से 5.4, 6.0 से 6.4। तो अभी क्वेश्चन पहले बताया कि टमाटर के रस का पीएच मान 4.0 से 4.4 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? यानी किस वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयन का सांद्रता मापने का विधि बताया था? विकल्प दिया है सोरेनसन ने, रॉबर्ट हुक ने, ब्राउन ने या जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो यहाँ यह रट जाना है, इसका नाम याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन का आयन की सांद्रता मापने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने विधि बताया था, यानी सोरेनसन विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा यौगिक कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं है अथवा उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? यानी अम्ल नहीं है और उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो जिसमें क्या होगा, OH होगा वो तो क्षार हो जाएगा, क्लियर है। और जिसमें OH नहीं है अम्ल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेना है कि इसमें बताने कौन अम्ल नहीं है। देखिए C2H5OH ये क्या है? एथिल अल्कोहल है। अल्कोहल ये क्या है? अम्ल नहीं है। इसके बाद अल्कोहल है यानी क्षार है। दूसरा दिया C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज है, ये भी अम्ल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त में दोनों। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोन डी ग्लूकोज, C6H12O6। अगला है जटिल लवण का उदाहरण है, तो यह दिया है K4FeCN6, K2HgL4, AgNH3 या उपयुक्त सभी, यानी कौन जटिल है? तो याद करें जितना इसमें चार है सब का सब क्या है? जटिल लवण है। परीक्षा में बार बार पूछा गया है, यानी सब के सब जटिल हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, जलीय घोल प्राकृतिक में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है? कहता है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्राकृतिक में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या होता है कि वो अम्लीय होता है, ये बताना है। विकल्प दिया है डायलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है या फोटोलाइसिस होता है। तो यहाँ रखना है कि जिसके विलयन में हाइड्रोलाइसिस होगा वही अम्लीय होगा। ठीक है, जिसके विलयन में हाइड्रोलाइसिस होगा वही अम्लीय होगा। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस, सी नंबर विकल्प। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अम्लीय लवण है? यानी कौन अम्लीय लवण है? विकल्प दिया HClO, दूसरा है AgBr, तीसरा है HFN और चौथा दिया H2CO3। कौन अम्लीय है? तो देखिए HClO, AgBr, HFN ये सब का सब क्या है? क्षारीय है और उदासीन प्रकृति के होते हैं। लेकिन H2CO3 जो है यह कार्बनिक अम्ल है, ये तो ऑलरेडी कार्बनिक अम्ल है, यही क्या होगा? अम्लीय प्रकृति। इसका नाम हो गया कार्बनिक अम्ल, याद कर लेंगे H2CO3। अगला क्वेश्चन है उदासीन जल का पीएच मान क्या होता है? 10, 8, 9, 7। तो उदासीन जल का जिसको हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। आंसर नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या रंगीन? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनियम क्लोराइड अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या रंगीन? तो याद कर लेना है अमोनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है NH4Cl। तो पूछता है इसका विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या रंगीन होगा? तो रखना है NH4Cl यह अम्ल नहीं, यह क्षार है, इसका विलयन क्षारीय होता है, यानी विकल्प नंबर बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में सबसे सबल अम्ल है यानी सबसे ताकतवर अम्ल कौन है? CH3COOH, Cl2CH3OOH, ClCH2COOH या CCl3COOH? तो देखिए अभी बताए थे प्रबल अम्ल किसको कहा जाता है? जिसे जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाए, यानी जिसका H वहाँ से अलग हो जाए उसे प्रबल अम्ल कहा जाएगा। तो देखिए इसको जब जल में घोलिएगा तो क्या होता है? COOH तो अलग होता है लेकिन CH3 भी अलग होता है, तो यह एक साथ ही रह जाता है, यह जो क्या है एक साथ रहता है। तो H इसमें पूर्णतः अलग नहीं हुआ, यहाँ पर भी क्या H पूर्णतः अलग नहीं होता है,
यहाँ पर से भी H2 रह जाता है, पूर्णतः अलग नहीं होता है, लेकिन यहाँ से H क्या होता है, पूर्णतः अलग हो जाता है, अतः यही प्रबल अम्ल है। डी नंबर विकल्प। अगला, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि जो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन प्रदान करता है, यानी अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो ये बात सबसे पहले किसने कहा कि अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन होता है? विकल्प है आर्हेनियस, ब्रांस्टेड, डेवी या लॉरी। आर्हेनियस, ब्रांस्टेड, डेवी या लॉरी। तो याद रहे वह डेवी नामक वैज्ञानिक था जिसने बताया कि हमेशा अम्ल के साथ हाइड्रोजन होता है, यानी विकल्प नंबर सी होगा आपका आंसर। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं, जल में समान लवण के घोल में होते हैं। बताना है कि जल में समान लवण के घोल में क्या होगा? विकल्प है सोडियम और क्लोरीन के प्राकृतिक अणु होंगे। दूसरा दिया है सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन के धनात्मक आयन होंगे। तीसरा है सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होंगे। और चौथा विकल्प दिया है सोडियम क्लोराइड के अणु होंगे। यानी आपको बताना है कि जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है, जल में सामान्य लवण घोल में क्या होता है। तो इसे रट जाइए कि जल में सामान्य लवण घोल में सोडियम के जो अणु होंगे धनात्मक होंगे और क्लोरीन हमेशा ऋणात्मक होगा, तभी सामान्य लवण का घोल होगा, यानी विकल्प नंबर सी होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन समान लवण नहीं है? आपको बताना है कौन समान लवण नहीं है। विकल्प है Na2SO4, NaHSO4, Na3PO4, CSO4। सामान्य लवण कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ NaHSO4 है, यही जो है समान लवण नहीं है, यानी विकल्प नंबर बी जो है यह समान लवण नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो है इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट याद कर लेंगे, यही जो है समान लवण नहीं है। अगला क्वेश्चन, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु आयन से मुक्त रहता है कहलाता है? जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु से मुक्त होता है, उसे स्वतंत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है? विकल्प है समान लवण, अम्लीय लवण, भास्मिक लवण या मिश्रित लवण। यह एक परिभाषा भी है। यदि यह जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु आयन से मुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? याद कर लीजिए कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु से मुक्त होता है उसे सामान्य लवण कहा जाता है, यानी विकल्प नंबर ए आपका आंसर होगा। ये परिभाषा है, रटना है आपको इससे। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होता है, क्यों? विकल्प है इसमें हाइड्रोजन अणु की संख्या कम होती है। दूसरा, यह H+ आयन उत्पन्न करने की संपूर्ण आयनित हो जाता है, करने तो संपूर्ण आयनित हो जाता है। तीसरा, इसमें क्लोरीन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। फिर से क्वेश्चन था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है, यानी केवल याद करें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा शक्तिशाली है। तो पहले ही हम बता दिए थे कि ज़्यादा शक्तिशाली वही होगा जिसका H+ आयन पूर्णतः अलग हो जाए, पूर्णतः आयनित हो जाए। तो ये ज़्यादा शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये इसमें H क्या है, पूर्णतः आयनित हो जाता है, यानी विकल्प नंबर ए, यानी HCl में H आयनित हो जाता है, अलग हो जाता है, और तो यह शक्तिशाली अम्ल है। अगला, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर कितना होता है? रक्त का pH मान कितना होता है? समानतः तो आप देखे होंगे बहुत जगह दिखता है 7.4 लिखता है, लेकिन यह विकल्प दिया है 4.5। पहला विकल्प 4.5 है, 4.5 से 5.5 के बीच। दूसरा है 6.45 से 6.55 के बीच। तीसरा है 7.35 से 7.45 के बीच। और चौथा है 8.25 से 8.35 के बीच। यानी रक्त का pH मान कितना होता है? तो रट जाइए कि रक्त का pH मान 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच होता है, कहीं कहीं 7.4 भी लिखता है, ठीक है, तो इसके बीच में है, यानी विकल्प नंबर सी होगा आपका आंसर। अगला, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन से गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। यह भी याद करना है आपको कि सभी गैस धातुओं से प्रतिक्रिया करके, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, उदासीन घोल का pH मान होता है? उदासीन का pH मान, तो उदासीन का pH मान विकल्प दिया 7 से कम, 7 से अधिक, 14 या 7 के बराबर। देखिए
यहाँ 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, 7 के बराबर उदासीन, 14 है तो क्या हो गया, प्रबल क्षार है। तो यहाँ क्या होगा, उदासीन कहता है तो आंसर हो जाएगा सी, 7 के बराबर। अगला क्वेश्चन, क्षारीय घोल का पीएच मान, तो अभी चर्चा हम लोग कर लिए। क्षारीय होगा तो 7 से ज़्यादा, अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, ठीक है, और 7 के बराबर तो उदासीन। तो इसमें क्या होगा, क्षारीय पूछता है तो 7 से ज़्यादा यानी 7 से अधिक, विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अम्लीय घोल का पीएच मान 7, 7 से कम, 7 से अधिक 14। अभी इसे क्लियर कर लिए कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा यानी विकल्प नंबर बी होगा आंसर। अगला, दूध का पीएच मान, पहले भी हम इसको देख चुके हैं, तो विकल्प के अनुसार यहाँ देखना है 6.1, 6.6, 6.4 या 8, एंड दूध का पीएच मान कौन होगा, इसमें दूध का पीएच मान कौन होगा। तो दूध का पीएच मान 6 और 7 के बीच में होता है, ठीक है, 6 और 7 के बीच में 6 भी होता है, तो यहाँ दूध का पीएच मान कौन हो जाएगा, 6.6 होगा। अगला, भस्मों के जलीय घोल में कौन होता है, भस्म, क्षार। अगर अम्ल कहेगा तो H होगा, H प्लस होगा, भस्म कहेगा तो क्या होगा, OH माइनस होगा। तो विकल्प क्या दिया, H प्लस, H माइनस, OH माइनस, OH प्लस। OH प्लस तो कभी होता ही नहीं, OH प्लस कभी होता ही नहीं, और H माइनस कभी होता ही नहीं। तो यहाँ यह जब होगा तो ये भस्म के लिए है, और H प्लस होगा तो क्या होगा, अम्ल के लिए है, ठीक है। तो यह भस्म का क्या होगा, OH माइनस होगा आपका आंसर, यानी सी नंबर। अगला, भस्मों का स्वाद होता है, भस्मों का स्वाद होता है, विकल्प खारा, खट्टा, मीठा या स्वादहीन। तो याद कर लें कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन भस्म का स्वाद कड़वा होता है। जैसे देखिएगा, शराब को पीता है तो मुंह कितना डिजाइन का बनाता है, और तो शराब जो है खड़ा होता है, कड़वा होता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, खड़ा। अगला क्वेश्चन है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया निम्न से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, सॉरी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। विकल्प है Zn, Mg, Fe या उपयुक्त में से सभी। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर धातु से क्रिया करेगा तभी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो यहाँ तीनों के तीनों क्या है, धातु हैं, और तो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बना यौगिक है, बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। विकल्प दिया Na, NO3, Na2CO3, NaHCl या NaHCO3। तो बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका हाइड्रोजन अलग हो जाता है, जल है अलग हो जाता है, अलग हो जाता है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांद्र H2SO4 जल में मिलाने पर, जब सांद्र H2SO4 को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, उष्मा अवशोषित होता है, उष्मा उत्सर्जित होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, विलयन गाढ़ा हो जाता है। यानी जब H2SO4 को जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, विकल्प है उष्मा उत्सर्जित होगा, उष्मा अवशोषित होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या विलयन गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देखे होंगे जब सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में हम लोग डालते हैं तो खौलने लगता हो, तो यानी उष्मा उत्सर्जित होता है, यानी विकल्प नंबर ये होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या अक्रिय। तो हम लोग चर्चा किए थे पहले कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। याद कर लेना, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। तो यहाँ पूछ रहा है अधातु तो क्या होगा, अम्लीय, यानी विकल्प नंबर बी होगा। अगला, हमारे रुधिर की प्रकृति होती है, हमारे रक्त की प्रकृति क्या होती है। विकल्प है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय और कुछ क्षारीय। यानी रक्त क्या होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। तो इसे याद कर लेना है कि रक्त जो होता है हमेशा क्षारीय होता है, विकल्प नंबर बी होगा आपका आंसर। अगला, अशुद्ध जल माने शुद्ध जल की पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 9, 7, 5, 3। तो जो हम लोग जल पीते हैं वो ना तो अम्ल है और ना ही वो क्षार है, ठीक है। अगर क्षार होता तो पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाता, अम्ल होता तो 7 से कम हो जाता। यह कुछ भी नहीं है, यह उदासीन है, और तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले पानी को जीवाणु से मुक्त कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पानी को शुद्ध करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। आपका आंसर होगा बी, विरंजक चूर्ण,
OCl CaOCl इंटू Cl, विरंजक चूर्ण, इसी का उपयोग करते हैं हम लोग। कीटनाशक के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, कीड़ा मारने के लिए और पानी को शुद्ध करने के लिए। अगला क्वेश्चन, दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? एंड टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या संक्षारकीय? तो देखिएगा, दांत साफ करने वाले जो टूथपेस्ट होता है उसमें कुछ अल्कोहल की मात्रा होती है, अल्कोहल की मात्रा होती है, जिससे क्या होता है, दांत जल्दी साफ हो जाता है। और तो क्या होता है, क्षारीय होता है। आपका विकल्प नंबर ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? H2SO4, HNO3, HCl या NOH? NOH तो अम्ल है नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है। तो यहाँ H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो याद कर लेना, पेट में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पाचन क्रिया में सहायक होता है, यानी विकल्प नंबर सी। अगला, अपच का उपचार करने के लिए निम्न से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के किसका उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक? तो एंटीसेप्टिक तो क्रीम है, इसका उपयोग अपच होगा तो नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे क्रीम को। एंटीबायोटिक भी नहीं लगाते हैं और नहीं एनाल्जेसिक दवाइयाँ देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ एंटासिड नामक दवाई का उपयोग करते हैं जब अपच हो जाता है, क्योंकि एंटासिड में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जैसे जाता है तो इसको बढ़ावा देता है और आपका जो अपच होता है, पेट में गैस होता है, वो ठीक हो जाता है। यानी एंटासिड का प्रयोग करते हैं, विकल्प नंबर सी। अगला, कोई लवण अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इसे इस विलियन में होगा। तो अंडा का पीसा हुआ कवच, जो अंडा का पीसा हुआ ऊपर वाला जो सफ़ेद कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो यह क्या करता है, चूने के पानी से को दूधिया कर दे रहा है। तो इस विलियन में क्या होगा? NaCl होगा, H2S होगा, HCl होगा या KCl होगा? यानी आपको बताना, फिर से देख लीजिए। कोई लवण अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो इस विलियन में होगा NaCl, H2S, HCl या KCl। तो यह तभी दूधिया करेगा जब उसमें क्या हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? HCl होगा। अगला क्वेश्चन, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच समझौता होगा। लाल को नीला करता है, तो लाल को नीला करता है कौन? क्षार। लाल को नीला करता है क्षार, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। यहाँ विकल्प दिया है 1, 4, 5 या 10। तो क्या होगा? यहाँ का होता है नीला, कोई लाल लिटमस को नीला करता है, तो लाल को नीला करेगा तो क्षार, हमने बताया क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो विकल्प नंबर कौन होगा आपका? डी होगा विकल्प, एंड 10। अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? OH-, H+, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन पहले हम लोग चर्चा किए थे कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और वहीं क्षार होंगे तो OH- देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? विकल्प दिया है, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है तो सही है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, भी सही है। यानी उपयुक्त में सभी, यानी आपका आंसर कौन हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। यानी क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, बिल्कुल सही है। क्षार लाल को नीला करता है, लाल लिटमस को नीला करता है, अभी क्वेश्चन पहले चर्चा की है। सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, भी सही है। यानी आपका आंसर होगा उपयुक्त में सभी। अगला, जल में घुलनशील भस्म होते हैं, अम्ल, क्षार, लवण या कोई नहीं। तो जो भस्म जल में घुल जाता है, याद कर ले, जो भस्म जल में घुल जाता है उसे क्षार कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? माने कौन है जो लाल को नीला करता है? अभी हम लोग पढ़े थे, देखिए लाल को नीला, तो लाल को नीला कौन करता है? अम्ल, क्षार, लवण या कोई नहीं। तो लाल को नीला करेगा क्षार, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्षार। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, अब नीला को लाल करता है उल्टा, अम्ल, भस्म, क्षार या लवण। तो नीला को लाल करेगा वो कौन हो जाएगा? अम्ल। इसको याद कर लीजिए, नीला को लाल करता है अम्ल। अगला, अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया था? अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग करते हैं? लिटमस पत्र, कोबाल्ट पत्र, अमोनियम पत्र, इनमें से कोई नहीं।
तो अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए आपको याद कर लेना है, हमेशा लिटमस पत्र का प्रयोग होता है, यानी विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया से बनता है अम्ल, क्षार, लवण, लवण तथा जल। तो देखिए, हम आपको पहले बताए भी थे, चर्चा भी हम लोग किए थे कि जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला है, अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, अभी वही क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए कि लवण जल, विकल्प दिया है अम्ल, लवण, ईस्टर, अल्कोहल, यानी आपका क्या हो जाएगा लवण। लवण जल दोनों होता है, लेकिन इस विकल्प में लवण दिया तो लवण होगा आपका आंसर। अगला, क्षार वह पदार्थ है जो, विकल्प दिया है प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो याद कर लें कि अम्ल क्या करता है, हमेशा अम्ल प्रोटॉन प्रदान करता है और क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्षार ग्रहण करता है, अम्ल प्रदान करता है, तो आंसर क्या होगा, क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है। अगला, अम्ल वह पदार्थ है, फिर वही क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, H+ आयन देता है। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन देता है, अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन देता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रोटॉन देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी, नाखून की हड्डी, कान की हड्डी, हाथ की हड्डी। ये तो आप खुद देख कर बता सकते हैं कि मानव शरीर में जो जांघ का हड्डी होता है ना, सबसे बड़ा होता है, यानी ए आंसर होगा आपका। अगला, पीत मनुष्य के शरीर में कहाँ संचित होता है? मुंह में, यकृत में, आमाशय में या पित्ताशय में? क्लियर है? तो पीत क्या होगा, पित्ताशय में होगा, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? किस अंग को रक्त आरक्षण, यानी कौन रक्त की रक्षा करता है? तीली या प्लीहा, उसी का नाम है अग्न्याशय, पित्ताशय, इनमें से कोई नहीं। तो याद है, मानव शरीर के तिल्ली या प्लीहा को ही रक्त का आरक्षण बैंक कहा जाता है, यानी आपका आंसर होगा विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 82.4 डिग्री सेल्सियस। तो यह डिग्री सेल्सियस में दिया है, और तो क्या होगा 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगर फॉरेनहाइट में कहता है क्या होता, 98.4 फॉरेनहाइट, 98.4 फॉरेनहाइट होता है, ठीक है, नहीं तो सेल्सियस दिया तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भाग का अधिकांश भाग होता है जल, रुधिर, अस्थि या ऊतक। तो शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? स्नायु कोशिका, त्वचा कोशिका, पेशी कोशिका, यकृत कोशिका? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है स्नायु कोशिका, याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है, मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 15, 20, 30 या 40? तो याद कर लें, मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 होती है, 20 होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन, एड्रेनलिन या थायरॉक्सिन या हीमोग्लोबिन? कौन सा नहीं है? तो याद रहे, हीमोग्लोबिन जो है वो हार्मोन नहीं है, यह रक्त में पाया जाता है, यह रक्त में पाया जाता है। चलिए, तो यहाँ हम लोग का 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आप सारे क्वेश्चन को बढ़िया से देखें, याद करें, ठीक है, और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ये 100 क्वेश्चन यदि आप बढ़िया से याद कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि अम्ल, भस्म और लवण जो चैप्टर है, इसके सिवाय और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी सारे परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आते हैं अम्ल, भस्म, लवण से, इसी के अंतर्गत से आएंगे, और बाहर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, वादा है मेरा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें।